नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अपना इन्फ्लेशन वाला टॉपिक चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और भैया अपनी जो ऑर्गेनाइजर बुक है जिसको मंगानी है, अपने व्हाट्सएप नंबर है 8852000585, उसे मैसेज कर देना, आपके घर तक हम पहुंचा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार पर हम देखेंगे। इससे पहले हमने मुद्रास्फीति के सारा बेसिक समझ ली थी, तीन चार अवधारणाएं देख ली थी। और अवधारणाओं के बाद हमने उसका इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में रिलेशन समझ लिया था, एक फिलिप्स कर्व हमने समझ लिया था। आज देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार देखेंगे। मुद्रास्फीति के प्रकार देखो दोस्तों, हमने मॉर्निंग में आपकी अकाउंटेंसी की क्लास स्टार्ट कर दी है, जूनियर अकाउंटेंट वाली। दुर्गा सिंह जी ले रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज में, पीएचडी कर रखी है, एमफिल कर रखी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिजल्ट आया था उसमें टॉपर थे। तो आपको एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनके अनुभव का फ़ायदा लेने का, और इसका कोई शुल्क वगैरह भी नहीं है। बाकी धैर्य से अगर आप उनका सेशन लेंगे तो आपको निसंदेह फायदा होगा। और दूसरा पार्ट इकोनॉमिक्स का साथ साथ अपन कर ही रहे हैं। एक पॉलिटी वाला पार्ट है, वो भी अपना मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये संडे को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए मंडे को ही ये आपका रिले होगा। तो ये मान के चलना कि मंडे से आपके दोनों पॉलिटी भी चालू हो जाएंगे और ये वाला सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देख लेते हैं। देखो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की जो शब्दावली है ना, वो मूलतः उसकी शब्दावली से ही आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और हम इसको दर के आधार पर व्यक्त करते हैं कि दर के आधार पर कि एक अंकीय है या द्विअंकीय है, जैसे कि 5%, 3%। हम दर के आधार पर इसको हम बताते हैं कितने प्रकार की मुद्रास्फीति है। क्लियर है। अगर हम इसको देखें, पहला आप सबने नाम सुना होगा क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जिसको हम बोलते हैं क्रीप करना मतलब रेंगना, मंद मुद्रास्फीति। जैसा नाम है उतनी मुद्रास्फीति, मतलब धीरे धीरे भैया इन्फ्लेशन हो रहा है। तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी दर होनी चाहिए लगभग 3% के आसपास या इससे कम। क्लियर है। बड़ा ही सिंपल है, लोड लेने की जरूरत नहीं है, आराम से प्यार से समझ लेना। क्रीपिंग इन्फ्लेशन हिंदी में बोलेंगे रेंगती हुई मुद्रास्फीति। और इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कल इतनी सी बात ध्यान रखना कि जो इसमें मुद्रास्फीति की दर होती है वो 3% या 3% से कम होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, मतलब अत्यंत मंद रूप होता है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात, इस प्रकार की सर मुद्रास्फीति सामान्यतः कहाँ पर देखने को मिलती है, जो भी मित्र विकसित देश होते हैं वहां पर यह मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। और क्यों देखने को मिलती है कम, अरे भैया वो ऑलरेडी इतना डेवलपमेंट हो चुका होता है कि वहाँ और डेवलपमेंट करने की इतनी गुंजाइश ही नहीं रही थी। इसीलिए तो क्या करते हैं, ये जितने भी बड़े देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, ये सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनमें जाके अपना बाजार बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। इनकी जो विदेश नीति चलती है व्यापार आधारित चलती है कि हमारे यहाँ तो हम उस स्टेज पे पहुंच चुके, रोड बनानी थी और कितनी रोड बनाएंगे, खूब बढ़िया शानदार रोड बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, पॉपुलेशन भी कम है, सबको सब कुछ साधारण इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में दे दिया। अब बढ़ावे तो बढ़ावे कहाँ, तो सामान्य बेचे तो बेचे कहाँ। तो कहाँ जाएंगे फिर ये, वह उन देशों में जाएंगे जहाँ पर इसकी अत्यधिक संभावना है। जो सारी संभावनाएं कहाँ आपको मिलेगी, डेवलपिंग कंट्रीज में मिलेंगी। तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है, इसीलिए भैया डेवलपिंग कंट्रीज में बड़े अग्रेसिव रहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ के सारी भैया सत्ता, यहाँ के सारा दिमाग, यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को हम हमारे हिसाब से हैंडल करें। विकसित देशों में सामान्यता पाई जाती है, इतना आपको स्पष्ट है ना। चलो, और इतनी तो भैया मुद्रास्फीति होनी भी जरूरी है। अगर ये जैसे जापान की आप देखोगे, अमेरिका की देखोगे, उनकी 1.5-2-3% ही रहती है। और अगर 3% रहती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है उस विकसित देश के लिए। अभी रेंग रही है, अब चलना स्टार्ट कर देते हैं इसको, तो इसको बोलेंगे चलती हुई मुद्रास्फीति, मतलब वॉकिंग वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, वॉकिंग इन्फ्लेशन में ध्यान रखो भैया, 3 से 10% के बीच में यदि आपकी मुद्रास्फीति की दर रहती है तो हम उसको क्या कहते हैं, चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। अच्छा, ये मुद्रास्फीति सामान्यतः कहाँ देखने को मिलती है,
भारत जैसे देशों में, विकासशील देशों में देखने को मिलती है। विकासशील देशों में देखने को मिलती है। दोनों क्लियर? इतना ही ध्यान रखो, इसमें ज्यादा संकट है नहीं। क्लियर है? विकासशील देशों के लिए बढ़िया मानी जाती है, 3 से 10% की होती है। इससे ऊपर यदि बढ़ती है तो उस विकासशील देश के लिए वो मुद्रास्फीति खतरे का संकेत होती है। मतलब ये वॉकिंग कर रही है तब तक तो ठीक है, अगर यही मुद्रास्फीति दौड़ने लग जाएगी दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, इसी को क्या बोलते हैं? रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, जैसे वहां 3 से 10% था ना, यहाँ पर यदि मुद्रास्फीति की दर 10 से 20% हो जाती है तो हम क्या कहेंगे? भैया दौड़ती हुई मुद्रास्फीति है। और ध्यान रखो, जब 10 से 20% हो जाती है तो भैया सरकार को इमीडिएट रूप से मौद्रिक और राजकोषीय नियंत्रण उपाय करने पड़ते हैं, और वो भी कैसे? स्ट्रिक्ट और मजबूत। मजबूत मौद्रिक और राजकोषीय उपाय करने पड़ते हैं। स्पष्ट है? ये कौन सी हो गई? दौड़ती हुई। अच्छा, कौन सी हो गई? रेंगती, चलती, दौड़ती। अब दौड़ भी लगा रही है और कूद रही है, छलांगे मार मार के जा रही है। कूदती हुई मुद्रास्फीति क्या मित्र? कूदती हुई मुद्रास्फीति, इसको बोलेंगे गैलोपिंग। क्या बोलेंगे मेरे मित्र? गैलोपिंग बोलेंगे। या फिर इसको बोलेंगे ओवर, क्या? ओवर इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे मित्र? गैलोपिंग या फिर ओवर इन्फ्लेशन। अब इसमें भी दर के आधार पर क्या बोलेंगे? ये जब 20% से ऊपर हो जाती है तो हम कहते हैं अब मुद्रास्फीति की दर क्या होगी? तो कूद कूद के जा रही है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें या तो 2 अंकों में हो जाती है या 3 अंकों की दर से बढ़ जाती है। 29, 30, 40, 50, 60, 100 तक पहुंच जाती है। हाँ, अर्थात जब उत्पादन में बिना किसी वृद्धि के या उत्पादन बिल्कुल नगण्य हो रहा है और फिर भी कीमतें जबरदस्त तेजी से बढ़ती हैं, तो ये भैया कौन सी सिचुएशन आती है? कूदती हुई मुद्रास्फीति। और इसकी दर ध्यान रखना, 20% से यदि अधिक हो जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं? कूदती हुई मुद्रास्फीति बोलते हैं। क्लियर? 20% या इससे अधिक की अगर आपकी मुद्रास्फीति की दर आती है। क्लियर है? इसमें जो आप एनुअली बेस पर देखते हैं तो ये काफी अधिक और हो जाती है। दौड़ती, कूदती, अब हो जाएगा रनिंग, गैलोपिंग, 5वीं आ जाएगा अब हाइपर। हाइपर, अब तो कूद ही नहीं रही, अब तो मतलब इसको क्या हो गया पूछे मत, आग लग गई। अति मुद्रास्फीति, हाइपर। वो तो द्विअंकों में था और ये क्या होता है? 3 अंकों में पहुंच जाती है। 3 अंकों में पहुंच जाएगी तो हम इसको क्या बोलेंगे? हाइपर इन्फ्लेशन बोलेंगे। ठीक है? और इस स्थिति में जिस बेचारे की स्थिर आय होती है, स्थिर आय जिसकी होती है, उसकी सभी संपत्तियां, वेतन, बचत, जो भी गिरवी है उसकी, बॉन्ड इत्यादि खरीद रखी है, उन सब का जो एक्चुअल मूल्य बिल्कुल कम हो जाता है। क्लियर है? इसमें मुद्रास्फीति की दर केवल बढ़ती ही नहीं है, क्या? बढ़ती ही नहीं है, बल्कि ऐसा बहुत कम समय के अंदर हो जाता है कि 1 महीने के अंदर ही क्या हो गई? आसमान छू गई। ऐसी स्थिति कब हुई थी मित्र? देखो 1920 में जब मंदी आई थी ना, तो जर्मनी में ऐसी स्थिति हो गई थी। हाँ, और ज्यादा पुरानी बात नहीं करता मैं, 20-22 साल पहले जिम्बाब्वे की हालत भी यही हाइपर इन्फ्लेशन की हो गई थी, हजारों गुना पहुंच गई थी। वेनेजुएला में भी ऐसी स्थिति हुई थी अभी 16-17 में, वहां पर क्या हो गया था? हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था। वही जिम्बाब्वे वाले में वही बात आ गई कि 1 तोले में आपने रुपए भर रखे हैं और दूसरे में आप क्या लेके आ रहे हो? 1 किलो आलू लेके आ रहे हो। ये स्थिति हो गई थी, ये स्थिति हो गई थी। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इतने सारे नामकरण क्यों हो गए? देखो ये सारे नामकरण जो अखबार में आते थे ना,
और नए नए इकोनॉमिक्स में जो जो खोज होती है कि ये करते गए भैया कि हाँ भाई इस प्रकार की मिली ये रख दो, इस प्रकार की मिली ये मिली। इसी तरीके से अखबार में आपने कोर इन्फ्लेशन देखी होगी। कौन सी? कोर इन्फ्लेशन। हिंदी में भी यही ध्यान रखना आप, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है? देखो 1981 में एक अर्थशास्त्री था आपके एक्सटीन करके, उसने दी थी। क्लियर? और इसने इस मुद्रास्फीति को, कोर इन्फ्लेशन को मापने के दो आयाम दिए थे। इसने बोला था एक तो होती है मुद्रास्फीति स्थायी और एक इसने बोली थी अस्थायी। अब देखो थोड़ा समझना, इसने बोला कि जब जनसंख्या वृद्धि हो रही हो, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा हो या अर्बनाइजेशन हो रहा हो, तो ऐसे जो स्थायी कारण के कारण मांग बढ़ती है तो इस मुद्रास्फीति को क्या बोलेंगे? स्थायी मुद्रास्फीति। मतलब क्यों भैया मांग बढ़ी? आपने कहीं पर शहर बसाया, जैसे कि अभी गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है, धोलेरा सिटी बन रही है, इंडस्ट्रियल रीजन बन रहा है, तो एकदम से वहाँ पे जब इंडस्ट्रीज आती है तो क्या होता है, वहाँ पे एकदम से डिमांड बढ़ जाती है सामान की, किराया की। जहाँ पर कोई किराए पे मकान नहीं लेता था, वहाँ फिर मकान के लिए लोग वाग मोल भाव करने लग जाते हैं। हाँ? तो कहने का मतलब ये कैसी हो जाएगी? स्थायी प्रकार की जाएगी। क्यों हो जाएगी स्थायी प्रकार की? भैया इंडस्ट्री को एक दो दिन के लिए तो आएगी नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है तो एकदम से आप कम नहीं कर सकते। आपका अर्बनाइजेशन हो जाएगा, नगरीकरण हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि नगरीकरण एक दिन में हुआ और एक दिन में खत्म हो जाएगा, संभव ही नहीं है। जलजला नहीं आ जाएगा, और जलजला आ जाएगा तो भी दाम बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति को क्या बोलेंगे? आप स्थायी मुद्रास्फीति बोलेंगे। तो इसको दो पार्ट में बांट के समझना। कोर इन्फ्लेशन को हम देखते हैं, एक तो स्थायी मुद्रास्फीति और अस्थायी मुद्रास्फीति। स्थायी मुद्रास्फीति में ध्यान रखना है जैसे कि जनसंख्या बढ़ गई, क्लियर है, अर्बनाइजेशन जिसको हम नगरीकरण कहते हैं, नगरीकरण बढ़ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया, इसके कारण से जो मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो ये जो इस प्रकार से जो मुद्रास्फीति बढ़ेगी उसको हम क्या कहेंगे? स्थायी कहेंगे। इसके विपरीत अभी जैसे बारिश हो रही है, बारिश के समय से एकदम से प्याज गड़ गए या कोई फसल हुई आपकी खराब हो गई, तो ये क्या है? बारिश की वजह से, कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से, ये अस्थायी कारणों की वजह से क्या हो रहा है? उत्पादन में कमी हो गई, इस कारण से मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। या भैया अभी पानी वानी भर गया तो फैक्ट्री नहीं चल रही, तो कोई सामान नहीं आ रहा, तो वो पर्टिकुलर सामान जो बाजार में है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। जैसे पानी कम होगा फैक्ट्री चालू हो जाएंगी, दोबारा से आपकी कीमतें स्थिर हो जाएंगी। तो ये कैसी कहलाएंगी? अस्थायी कहलाएंगी। इसमें कारण कौन कौन से रहते हैं मूलतः? कोई प्राकृतिक आपदा आ गई इत्यादि, मतलब ऐसे कारण जो बड़े शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जिनकी वजह से ये समस्याएं होती है, तो क्या बोलेंगे इसको? प्राकृतिक आपदा इत्यादि से होने वाली अस्थायी मुद्रास्फीति बोलेंगे। क्लियर? कोई समस्या? अच्छा, न्यूज़पेपर में आपने कई बार कोर इन्फ्लेशन का वर्ड पढ़ा होगा, और उस कोर इन्फ्लेशन के आगे जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको आरबीआई करके दिखा होगा, तो ध्यान रखना। और आरबीआई करके दिखा होगा और उसमें एक और शब्द आपको मिलेंगे, कौन से? ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज क्या जो यूं कह लीजिए गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं, इनसे संबंधित जब आप इन्फ्लेशन की बात करोगे तो ये आपको कोर इन्फ्लेशन के रूप में अखबार में देखने को मिलता होगा। इसमें कई बार लिखा भी था, रिजर्व बैंक गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित स्फीति को कोर इन्फ्लेशन के रूप में लेता है। तो इसमें एक तारा लगा लेना, उसमें लिखा रहता है कई बार कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन जब आरबीआई बोलेगा इट मीन ये किस इन्फ्लेशन की बात कर रहा है? ये गैर खाद्य वस्तुओं के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? गैर खाद्य विनिर्मित। जब गैर खाद्य विनिर्मित उत्पादों में, विनिर्मित गुड्स में, उत्पादों में कीमत बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, तो इसको क्या बोलता है आरबीआई? कोर इन्फ्लेशन कहता है। क्लियर है? अच्छा, अब एक विशेष बात और ध्यान रखना, गैर खाद्य है तो साहब गैर खाद्य में कौन कौन सी चीजें आज शामिल हो जाएंगी? आप तो विशेष रूप से एक बात ध्यान रखना, तारा लगा के कह रहा हूं, गैर खाद्य विनिर्मित जो वस्तुएं मैंने आपको बताई है, इसके कीमतों के उतार चढ़ाव में
आपके खाद्य एवं ईंधन की कीमतें शामिल नहीं होंगी। खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को हम इस कोर इन्फ्लेशन में शामिल नहीं करेंगे। ये क्या हो गया मित्र? चलिए शुरू हो जाते हैं भाई साहब। मतलब खाद्य और ईंधन की कीमतों के आपकी जो कोर इन्फ्लेशन रहेगी, इसमें खाद और ईंधन की कीमतों को, जो कीमतों में उतार चढ़ाव आएगा, उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। स्पष्ट है? ठीक है। और एक बात को ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति की जो स्थायी दर होती है, हाँ, उस दर को क्या कहा जाता है। यह ऊपर देता है कि प्रमुख दर है और नीचे ये बताइए कि कौन सी दर प्रमुख दर है। तो जो स्थायी दर है कोर इन्फ्लेशन की, इसी को क्या बोलते हैं? प्रमुख दर भी कहते हैं। इसी को प्रमुख दर भी कहते हैं। सरकार और सेंट्रलाइज बैंक, केंद्रीय बैंक की नीतियों में इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की होती है। उनका क्या होता है मेन मोटो, सरकार का और केंद्रीय बैंक का, कि यह जो मुद्रास्फीति है स्थायी वाली, इसको क्या करें? कंट्रोल करें। ऑब्वियस ही बात है भैया, अस्थायी वाली है वो तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। वो तो कुछ ऐसे कारण है जिनको आप भी रिकवर कर, मतलब पुनः जिस स्थिति में वहां पर नहीं ले जा सकते। प्राकृतिक आपदा हो गई तो तुम्हारा बस चलेगा नहीं। तो स्थायी जो दर है, स्थायी मुद्रास्फीति है कोर इन्फ्लेशन में, इस स्थायी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का ही काम सरकार और केंद्रीय बैंक प्रमुखता रूप से करती है। क्लियर है? और इसी स्थायी दर को हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति की प्रमुख दर कहते हैं। स्पष्ट है मेरे मित्रों? बहुत बढ़िया। कोर इन्फ्लेशन के बाद आगे चलें। आजकल आप अखबारों में एक इन्फ्लेशन और देखते होंगे, हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन न्यूज तो आपने सुनी होगी, हेडलाइन इन्फ्लेशन और होती है। सर हिंदी में क्या बोले? हिंदी में भी मेरे मित्र हेडलाइन इन्फ्लेशन ही याद करना। समझ गए? अब इसकी कुछ प्रमुख बातें उसको समझना। हेडलाइन इन्फ्लेशन से क्या तात्पर्य है? हेडलाइन है जो अपना थोक मूल्य सूचकांक होता है। जो आप थोक वस्तुएं लेके आते हैं ना, जैसे साबुन आप पीछे से रिटेलर से लेने गए तो एक साबुन 10 रुपए का मिलेगा, लेकिन थोक की दुकान पे लेने गए तो 10 रुपए का साबुन आपको 8 रुपए मिलेगा। तो जो थोक की दुकान पे कीमतों का जो उतार चढ़ाव होता है ना, वह मुद्रास्फीति के लिए एक सूचकांक बनता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? थोक मूल्य सूचकांक। तो थोक मूल्य सूचकांक जो है, थोक मूल्य सूचकांक, इस थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति को मंथली, मासिक आधार पर जारी किया जाता है। और मासिक आधार पर जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर जो मुद्रास्फीति होती है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर जो ग्रॉस इन्फ्लेशन होती है, ठीक है, इसी को मासिक आधार पर जो आंकड़े निकाले जाते हैं, निकाले गए आंकड़े, ये आपके क्या कहलाते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाते हैं। स्पष्ट है? अब इसमें दूसरी बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जैसे कोर इन्फ्लेशन था, कोर इन्फ्लेशन में हमने, एक बार बताओ,
खाद्य और ईंधन की जो कीमतें थी, वस्तुओं की जो कीमतों में उतार चढ़ाव था, उनको शामिल किया था कि नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर हम खाद्य पदार्थ और ईंधन सहित सभी वस्तुएं प्लस ईंधन सहित सभी वस्तुओं को शामिल करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। कोर इन्फ्लेशन और हेड इन्फ्लेशन में क्या फर्क है? सबसे मोटा फर्क आप बता देना। कोर इन्फ्लेशन और हेड इन्फ्लेशन की जब हम डेटा का एनालिसिस करते हैं या मूल्यांकन करते हैं मुद्रास्फीति का, तो कोर इन्फ्लेशन में हम खाद्य और ईंधन स्फीति को कोर स्फीति के कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते हैं। क्लियर? खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को हम कोर इन्फ्लेशन में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन खाद्य और ईंधन सहित जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें होने वाले उतार चढ़ाव को हम किस में शामिल करते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन में शामिल करते हैं। क्लियर? एक बात का और ध्यान रखना, हमने एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी बनाई थी 2015 में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई थी। इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी मतलब क्या है कि इतनी इन्फ्लेशन हमारी देश में होनी चाहिए, स्पष्ट है। वो किसको लक्षित करके बनाई गई थी? इसी हेडलाइन इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी। इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई थी। कब निकाली थी? 2015 में। वो किसको भैया ध्यान में रख के बनाई थी? इसी हेडलाइन इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के बनाई गई थी। क्लियर है? अब एक बात और ध्यान रखना, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए प्रमुख दर क्या होती है, तो ध्यान रखना जो स्थायी आपकी मुद्रास्फीति दर थी कोर इन्फ्लेशन वाली, उसको तो हम क्या कहते हैं? प्रमुख दर कहते हैं। इसी तरह आपके एग्जाम में अगर कोई प्रश्न आ जावे, क्या आ जावे, देखो हम सीपीआई इत्यादि पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब देखेंगे ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड मतलब संयुक्त। इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स संयुक्त में अगर इन्फ्लेशन दर दे रखी है तो ध्यान रखना इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। मतलब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत दी गई मुद्रास्फीति की दर और हेडलाइन इन्फ्लेशन की दर समान है, आप उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोल सकते हो। और कंज्यूमर प्राइस सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का संयुक्त करके जो अपना पैमाना है उसमें दी गई मुद्रास्फीति की दर यही है। चलिए दूसरी बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो रिजर्व बैंक इंडिया है अपनी मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी, मौद्रिक और साख नीतियां जो बनाता है इसे ही लक्षित करता है। जो भी अपनी मौद्रिक और साख नीति बनाएगा उसमें इस हेडलाइन इन्फ्लेशन को ही टारगेट करके बनाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और रख लेना, आरबीआई की मौद्रिक व साख नीति इसी दर को ध्यान में रख के बनाई जाती है। ये कौन सी थी आपकी? हेडलाइन इन्फ्लेशन। दोबारा बोल दूं, खाद्य और ईंधन की भैया वस्तुओं की कीमतें इसमें शामिल की जाती हैं। और बेसिकली इसका मेन मोटो क्या है? जो थोक मूल्य सूचकांक है आपका, उसको ध्यान में रख के उसकी जो समग्र मतलब ग्रॉस इन्फ्लेशन जिसकी होती है उसको मासिक आधार पर निकाले गए आंकड़े जो होते हैं उन्हीं को हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। खाद्य पदार्थ और ईंधन सहित सभी वस्तुओं को हम इसमें शामिल करते हैं। जो भारत सरकार 2015 में एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी बनाई है 4% ±2, उसको इन्फ्लेशन टारगेट पॉलिसी जो बनाई है हेडलाइन इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के ही बनाई है। आरबीआई जो भी नीति बनाता है मौद्रिक और साख नीति, वो इसी को टारगेट में रख के बनाता है। स्पष्ट है? चलें आगे। कोर इन्फ्लेशन, हेड इन्फ्लेशन आपने देख लिया, आगे बढ़ो। एक होती है मित्र, अब देखो ये जितने भी आगे 2-3 नाम मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अखबार में और इन सब के नए नए जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो निकालते रहते हैं। अब न्यूज़पेपर में आती रहती है तो कहीं एग्जामिनर के दिमाग में नहीं आ जाए तो ध्यान में कर लो। एक होती है मित्र इम्पोर्टेड आयातित इन्फ्लेशन। ये क्या होती है? जब हम कोई चीज आयात करते हैं, सपोज करो हमने कोयला आयात किया,
उसकी कीमतों में यदि वृद्धि हो जाती है और आयात करने वाले वस्तु की वजह से हम यहाँ पे जब प्रोडक्शन करते हैं और उसकी कीमतों में फिर वृद्धि तो होनी है, तो ये इस प्रकार की वृद्धि जो होती है, इस प्रकार का जो इन्फ्लेशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। सपोज करें ये जैसे पेन है, इस पेन में लगने वाली अंदर जो रिफिल है वो विदेश से हम आयात करते हैं, अगर वहां पर उसकी कीमत बढ़ गई तो भारत में आके इस पेन की भी कीमत बढ़ जाएगी, तो ये आपका क्या कहलाता है, आयातित मुद्रास्फीति कहलाता है। क्लियर है, इसमें कोई लफड़ा, को जो भी कच्चा पदार्थ बाहर से आया, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट आया, अगर बाहर पेट्रोलियम कीमतें बढ़ रही हैं और उस पेट्रोलियम कीमत पदार्थ की कीमत बढ़ने से यहाँ पर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है, तो ये मुद्रास्फीति क्या कहलाएगी, ये इसी प्रकार की इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहलाएगी कि ये जो इन्फ्लेशन है भैया बाहर से जो कच्चा माल आ रहा है उसकी वजह से क्या हो रही है, कीमतें बढ़ रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आयातित मुद्रास्फीति। कोई लोड इसमें, कोई संकट, कुछ नहीं। इसी की तरीके से एक और होती है हिडन इन्फ्लेशन, जिसको हम बोलते हैं छिपी हुई मुद्रास्फीति। हाँ, जैसे कोई उत्पाद था, पहले की कीमत, और यूं कह लें कि इसको आप ऐसे समझ लें कि किसी उत्पाद की पहले की कीमत पर या कीमत की कमी के बावजूद पहले की तुलना में उस उत्पाद की गुणवत्ता या मात्रा में कमी हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, छिपी मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे कैसे, जैसे ये पेन था मित्र, आज 10 रुपए का आता है 2023 में, लेकिन 2020 में भी ये 10 रुपए का ही आता था। लेकिन 10 रुपए का जब ये पेन आता था, बड़ा सॉलिड पेन आता था, इसमें प्लास्टिक आता था, बहुत अच्छा आता था, इसकी टिप आती थी तो लोहे की टिप आती थी, टूटती नहीं थी। हाँ, क्वालिटी था, हाथ में लगते थे तो बढ़िया था। एक पेन जो था उसको आप रिफिल डालो और खूब चलाओ, बिल्कुल खूब बढ़िया शानदार रहता था, कोई इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता था, मतलब कोई घिसा हुआ टूट फूट नहीं लगती थी, नया का नया लगता था, एक बार लो और चला जाओ रिफिल डाल के। लेकिन यही पेन आ तो आज भी 10 रुपए का है, लेकिन इसी क्वालिटी डिग्रेड कर दी, इसी क्वालिटी डिग्रेड क्या कर दी, प्लास्टिक हल्का कर दिया, एक या दो बार आप काम में लेते हो तो फिर ये टूट जाता है, इसके ऊपर कई ढक्कन के निकल जाते हैं, क्वालिटी बड़ी बेकार कर दी। चीज वही 10 रुपए का पेन आ रहा है वही वाला, लेकिन उसने क्या कर दी, उसकी गुणवत्ता में, उस उत्पाद की गुणवत्ता की मात्रा में कमी कर दी, तो किस प्रकार की मुद्रास्फीति कहलाएगी, छिपी हुई मुद्रास्फीति कहलाएगी। क्लियर, कि वह वस्तु पूर्ववर्ती कीमत पर तो है, लेकिन पहले की अपेक्षा अब कम वजन की आने लग गई, आकार कम कर दिया, गुणवत्ता उसकी खराब कर दी, तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति को हम क्या बोलेंगे, छिपी मुद्रास्फीति बोलेंगे। क्या बोलेंगे मित्र, छिपी मुद्रास्फीति बोलेंगे। स्पष्ट है, इसमें कोई संकट और भी हैं, अभी चिंता मत करो, और भी हैं, जैसे जैसे इकोनॉमिक्स बनाते गए और भी मुद्रास्फीति आपको ध्यान में आएगी। क्लियर, एक और मुद्रास्फीति है भैया संरचनात्मक मुद्रास्फीति। इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ये क्या होती है साहब, देखो हमने अभी तक मुद्रास्फीति समझी है कि मांग और आपूर्ति, कि भैया बाजार में मांग ज्यादा है तो कीमत बढ़ जाएगी, या आपूर्ति कम है तो भी भैया क्या है, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। मतलब कि आपूर्ति पर मांग के आदि के कारण नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था में सरकार की मौद्रिक नीतियों के कारण भी क्या रहती है, मुद्रास्फीति बनती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, संरचनात्मक हो जाएगी। कि बाजार में जैसे सपोज करो टमाटर है, हाँ टमाटर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले आते थे उतना ही उत्पादन होता था, उतना ही बाजार में आ रहा है, उतनी खपत हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से कीमत नहीं बढ़ रही। कीमत किस वजह से बढ़ रही है, कि सरकार ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया कि क्विंटलों टन अनाज हमने क्या कर दिया, बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। तो क्या ये मांग और आपूर्ति आधारित है कि नहीं, अरे भैया हमारे यहाँ पर उत्पादन तो उतना ही हो रहा है, लेकिन समस्या क्या आ रही है, जब अर्थव्यवस्था में वैसे सरकार की मौद्रिक नीति आएगा, मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, उसके अलावा इसी मौद्रिक नीति पे ध्यान देना, ब्याज बढ़ा दिया या अन्य कोई इस प्रकार की नीति दिया है, मौद्रिक नीति के कारण यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है, सरकार की मौद्रिक नीति के कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन में परिवर्तन होता है, तो ये क्या कहलाता है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहलाती है। स्पष्ट है। जैसे कि
अगर मैं कहूँ उत्पादन तो उतना ही हो रहा है, लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, एकदम से बहुत सारे नोट छाप के बाजार में डाल दिए, तो क्या हो जाएगा, यदि अधिक मात्रा में कोई देश मुद्रा जारी कर देगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। प्रत्येक इकाई का मूल्य बढ़ जाएगा। तो ये किस कारण से हुआ, सरकार की इस मौद्रिक नीति के कारण हुआ, सरकार की मौद्रिक नीति के कारण हुआ। और इस प्रकार के नीतियों के कारण जब मुद्रास्फीति बढ़ती है या गिर जाती है तो इसको क्या बोलेंगे, संरचनात्मक मुद्रास्फीति होती है। और मुद्रास्फीति का मतलब केवल यही नहीं होता कि बढ़ना ही बढ़ना, घटना भी होता है। क्लियर। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये किसने प्रतिपादित की थी, गुरनार मेंडल ने करी थी। किसने करी थी, गुरनार मेंडल के द्वारा की। क्लियर है। इसी में एक नाम और ध्यान रख लेना इसके साथ साथ, पॉल स्ट्रीटमैन। पॉल स्ट्रीटमैन ने इसको, इस पर और अधिक काम किया था। तो दो नाम इस पर विशेष रूप से आते हैं जब भी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की आप बात करोगे, एक तो गुरनार मेंडल का नाम आएगा और एक पॉल स्ट्रीटमैन का आएगा, पॉल स्ट्रीटमैन का आएगा ना, पॉल स्ट्रीटन कर देना इसको, स्ट्रीटन। पॉल स्ट्रीटन, इन दोनों का इसमें खूब योगदान है। मतलब कि इकोनॉमी की संरचना में होने वाला कोई भी असंतुलन, उसके कारण से कोई मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो कौन सी कहलाएगी, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहलाएगी। क्लियर है। चले आगे, चलो। सात, आठ, छिपी हुई, 10 हो गई संरचनात्मक। और भी है क्या साहब, और नहीं, अब कोई और नहीं है, 10 है। इन 10 के 10 को ध्यान कर लेना। अब हम देख लेते हैं मुद्रास्फीति के कारण, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, ये क्या कहता है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, कि भैया इन्फ्लेशन किस कारण से बढ़ रही है। बड़ी सिंपल सी बात है, अपन ने स्टार्टिंग में देखी थी, या तो मांग बढ़ जाए, मतलब कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग बढ़ गई, मांग ने प्रेरित की तभी मुद्रास्फीति बढ़ी। एक लागत जन्य मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, की लागत बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ गई। तो दो तो आपको ध्यान में ही है, दो लिखो भैया, मांग प्रेरित और लागत जन्य मुद्रास्फीति। मैं ऑफलाइन मोड में आ गया था कि लिखो, जबकि लिखना तो मुझे ही है भैया। मैं सोचे कि हाँ भाई पढ़ाते पढ़ाते कई बार होते हैं, लिखो जो पढ़ाया लिखो। अब भैया मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत जन्य मुद्रास्फीति क्या लिख लो भैया, मेरे को ही लिखना है। इसके नोट्स वोट्स बना लेना, रिवाइज कर लेना। देखो शॉर्ट में ये आपको संपूर्ण चीजें, इसमें कम कुछ भी नहीं है, आप परेशान मत होना। किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग में चले जाना, मैटर में ज्यादा कोई डिफरेंस आएगा नहीं। मांग प्रेरित, एक लागत जन्य आपकी मुद्रास्फीति, ये आपका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिमांड पुल। और ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल, पुल मतलब खींचना, कॉस्ट पुश मतलब धक्का देना, लागत जन्य मुद्रास्फीति। क्लियर है। चलें आगे। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है, जब अर्थव्यवस्था में जो आपके फैक्टर कॉस्ट है, जो साधन लागत है, एक समान बनी रहती है। जैसे कि जो आपकी मजदूरी है, जो आपका निवेश है, क्लियर है, अपने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके क्या है, वेजेस है, लैंड है, लेबर है, इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट है, ये सब आपके जो आयाम है फैक्टर के, ये समान बने रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वस्तुओं और सेवाओं हैं, उनकी आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो जाती है। मतलब मजदूरी तो उतनी है आज भी, लाभ भी उतना ही हो रहा है, क्लियर, प्रोडक्शन कॉस्ट भी उतनी आ रही है, लेकिन हुआ क्या, उस वस्तु की मांग बढ़ गई। तो ये क्या कहलाएगी,
मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाएगी। मतलब किसी वस्तु की यदि मांग बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। किन किन कारणों से जाती है, एक बताओ, आपकी तनख्वाह 10,000 है, एकदम से आपकी तनख्वाह 15-20 हज़ार हो जाए तो किस कारण से आती है? तो आप चल दोगे बाहर खर्च करने, चलो गोलगप्पे खाते हैं, आज तुम्हें शर्ट दिलाते हैं, जो हमने सपने सोचे थे वो पूरे कर लेते हैं, तो आपकी आय बढ़ने से आती है। या सरकार अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है, सरकारी व्यय में यदि एकदम से तीव्र वृद्धि हो जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। धूप आ रही है और ऊपर बूंदाबांदी हो रही है, क्या बोला मैंने आपसे, पहली चीज, या तो आपकी आय बढ़ जाए, या सरकार में क्या, सरकार तीव्र वृद्धि कर दे अपने खर्चे में। मतलब सरकार क्या कर रही है, रोड बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, किसी को प्रोजेक्ट दे रही है, कई सारे काम कर रही है, मतलब बाजार में भैया काम ही काम दे दिया, तो अल्टीमेटली पैसा तो कहाँ आएगा, अब जो वहाँ के निवासी उन्हीं के पास आएगा। क्लियर। या बैंकों ने भैया लोन देना धड़ाधड़ चालू कर दिया, बैंकों ने ऋण की मात्रा बढ़ा दी, लोन देना सरल कर दिया, लोन बांटना स्टार्ट कर दिया कि हम जितने भी थड़ी वाले हैं उन सबको 5-5, 7-7 हज़ार रुपये देंगे कि हाँ भाई आप अपना बिजनेस को बढ़ाया बनाइए। हाँ, तो भी क्या होगा, बाजार में पैसा आ जाएगा। या दो फैक्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि जनसंख्या वृद्धि हो जाए या अर्बनाइजेशन हो जाए, तो ये सारे कारण क्या करेंगे, आपके मांग को बढ़ा देंगे। ऐसे सभी कारण जो आपकी मांग को बढ़ाते हैं, आपकी मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। क्लियर है। ये क्या है, लागत जन्य, कॉस्ट पुस्ट। इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, उत्पादन की लागत में यदि वृद्धि हो जाती है तो उसकी वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं, और इससे कीमतें बढ़ती हैं तो हम इसी को हम क्या कहते हैं, लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। क्लियर। और ये कैसे कैसे हो सकती है लागत, कैसे बढ़ सकती हैं, अरे भैया कोई ऐसा टैक्स लगा दिया, कोई फैक्ट्री में हड़ताल हो गई, कोई तालाबंदी हो गई, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, सूखा हो गया, मानवीय कारण हो गया, इनकी वजह से क्या हो गई, लागत बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा, आपकी लागत जन्य मुद्रास्फीति हो जाएगी। कोई टैक्स लगा दिया, आपके जीएसटी बढ़ा दी, हाँ, स्टील है, सीमेंट है, कोयला है, विद्युत है, इनके मूल्य में वृद्धि हो गई, तो वहाँ आपकी प्रोडक्शन में भी भैया कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो ये सारी आपके क्या कहलाएंगी, लागत जन्य मुद्रास्फीति कहलाएगी। स्पष्ट है। तीसरा तीर और लगा रखा है मैंने साहब, ये तीसरा तीर क्या है, तीसरा तीर है वैश्विक कारणों से। अभी आप देखो यूरोप में और अमेरिका में जितने भी डेवलप कंट्रीज है ना, सब में डबल डिजिट में क्या हो गई भैया, मुद्रास्फीति बढ़ गई। वहां पे चीजें देखो आप, और भारत की स्थिति को, भारत ने तो बड़ा जबरदस्त कंट्रोल करके रखा हुआ है। निर्मल सीतारमण का काम को हल्का मत लेना, वो अगर लाइमलाइट में आ नहीं रही है ना, लेकिन उस महिला ने भारत की इकोनॉमी को बहुत शानदार तरीके से संभाल के रखा है। आपको लग रहा होगा वो कहीं डिस्प्ले में नहीं आती, कहीं कार्यक्रमों में नहीं आ रही, न्यूज में नहीं आ रही, न्यूज वालों के पास तो फालतू बातों के अलावा है क्या, लेकिन मूल काम निर्मला सीतारमण बहुत शानदार कर रही है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। समझ रहे हो। क्या है वैश्विक कारण, जैसे मैंने आपसे कहा कि यूक्रेन युद्ध हो गया, अमेरिका में कोई और दिक्कत हो गई, उसने इराक पे, ईरान पे या ऐसी जगह पर बम फोड़ दी, लड़ाई झगड़ा करवा दिया, तो तेल का संकट हो गया। और सारा आप देख रहे हो, पेट्रोल, तेल इत्यादि, इनसे सब कुछ रिलेटेड है आज के टाइम पे प्रोडक्शन। भैया ट्रांसपोर्टेशन तो सारा तेल से चलेंगे, ट्रक ट्रुक, हवाई जहाज, आपके जलपोत, आपके क्या बोलते हैं, ट्रेनें, ये सारी मालगाड़ी नहीं चलेंगी। इनका अगर भाड़ा बढ़ जाएगा तो आपकी आगे की कीमतें बढ़ जाएंगी प्रोडक्ट में, उनसे बनने वाला प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। गैस बढ़ गई तो मैं जो समोसा बना के बेचता हूँ, गैस महंगी आएगी तो मेरे समोसे की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, वैश्विक कारण। यदि वैश्वीकरण के कारण एक देश की आर्थिक क्रियाओं का असर अन्य देशों पर भी पड़ता है, जैसे कि तेल संकट हो गया, पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि हो गई, कहीं पर युद्ध के कारण पर किसी प्रोडक्शन के जो उपक्रम है उनमें वृद्धि हो गई, फर्टिलाइजर अब महंगा हो गया अगर रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो इस प्रकार के कारणों से बढ़ने वाली मुद्रास्फीति को हम क्या कहते हैं, वैश्विक कारणों से बढ़ने वाली मुद्रास्फीति कहते हैं। क्लियर। क्लियर है। बस यही कारण है भैया, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये हमने बेसिक बातें सारी देख ली, अब हम देखेंगे कि
मुद्रास्फीति गणना कैसे करते हो, सब कैसे कैलकुलेट करते हो, कुछ बेसिक्स हैं उनको हम देख लेंगे, तो उसके बाद से आपको कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन भी याद आने लग जाएगी। मैं आपसे 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर दोबारा से जुड़ता हूँ।